हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में यूनिट 12 रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक में सेकंड पार्ट बता रहे हैं। इसको पिछली उसमें हमने बॉन्ड फिजन बताया था, जिसमें दो प्रकार के बॉन्ड फिजन, जो कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना बॉन्ड फिजन कहलाता है, और ये दो प्रकार से होता है, एक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है और एक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। और उससे कार्बोनियम आयन कार्बन आयन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से फ्री रेडिकल बनते हैं। इसकी स्टेबिलिटी और इसके टाइप्स के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अब इसमें सेकंड स्टेप में हम ले रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट वे पदार्थ जो सबस्ट्रेट पर आक्रमण करते हैं और उसको क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, अर्थात सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल होता है उसमें से उसके पुराने बंधों को तोड़कर नए एटम के साथ नए बंध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, अर्थात अभिक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें हम अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक एक न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग एजेंट अर्थात ऐसे अटैकिंग रिएजेंट या बे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो इलेक्ट्रॉन प्रिय होते हैं, अर्थात जिनको इलेक्ट्रॉन प्रिय होते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए ऐसे सेंटर पर अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, अर्थात नेगेटिव सेंटर पर अटैक करते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वहां आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी भी है और साथ साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, तो वो कहलाते हैं धनावेशित पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। और ऐसे एटम्स जो जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी तो होती है लेकिन उन पर चार्ज नहीं होता, जैसे AlCl3 इसमें 3 2 6 इलेक्ट्रॉन है, BCl3 इसमें भी B के बाहरी कोश में 6 हैं, BH3 इसमें भी B के बाहरी कोश में 6 हैं, यहाँ Al के बाहरी कोश में 6 हैं जबकि 8 होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, ये नेगेटिव सेंटर पर अटैक तो करेंगे या वहाँ अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, डेंसिटी होगी, तो ये कहलाते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अर्थात इन पर कोई आवेश नहीं है। इसी प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक, नाभिक का मतलब होता है नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, अर्थात जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और ऐसे सेंटर पर अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। नेगेटिव वे होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, साथ ही साथ में ऋणावेश भी होता है, जैसे Cl Br OH इत्यादि, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव भी है। उदासीन न्यूक्लियोफाइल में वो आते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो होती है परंतु कोई चार्ज नहीं होता, जैसे H2O इसके बाहरी कोश में O के बाहरी कोश में 8 होते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री होते हैं। ऐसे अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे ही इसके अमीन में भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें आधार में पुराने बंध पुराने एटम के साथ जो पुराने बंध होते हैं वो पुराने एटम्स हटते हैं और उनके स्थान पर नए एटम्स आते हैं, अर्थात तो मॉलिक्यूल की सैचुरेशन पर, सबस्ट्रेट की सैचुरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पुराने एटम्स के स्थान पर नए एटम्स आ जाते हैं परंतु उसकी सब्स्टिट्यूशन पर कोई फर्क, अर्थात उसकी संतृप्तता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे CH4 CF2 तो CH3Cl, इस कार्बन की वैलेंसी 4 ही रही लेकिन यहाँ 4H की जगह पे 3H रह गया और एक Cl, ये प्रतिस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। कई प्रकार की होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये आप इनको देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। फिर एक दूसरी टाइप की होती है एडिशनल रिएक्शन, इसमें वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई परमाणु हटता नहीं है बल्कि नए परमाणु जुड़ जाते हैं, अर्थात तो मॉलिक्यूल और सैचुरेटेड हो जाता है, तो इसे बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब HBr का ऐड होगा तो CH2 अपने स्थान पे रहा, एक H यहाँ जुड़ गया, Br यहाँ जुड़ गया, बल्कि डबल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, तो ये सैचुरेशन बढ़ा, अर्थात डबल का सिंगल होना, ट्रिपल का डबल होना, ये सैचुरेशन बढ़ना कहलाता है। और इसमें मॉलिक्यूल CH2 H2 और H2 तो अपनी जगह पे ही हैं, Br इसकी जगह ऐड हो गया, H इसकी जगह, तो ये एडिशन रिएक्शन कहलाती है। इसी प्रकार से कैंसिलेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें ये योगशील अभिक्रियाओं की उल्टी होती है, इसमें से
परमाणु या परमाणु के समूह हटते हैं और सैचुरेशन से अनसैचुरेशन की तरफ मॉलिक्यूल बढ़ता है। जैसे यहाँ से OH और ये H2O के रूप में निकल गया, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो गया। बिल्कुल अपोजिट रिएक्शंस होती है। इसको हम निर्जलीकरण की इसको निराकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। निराकरण अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। कैंसिलेशन अभिक्रियाओं में यही होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है, सबस्ट्रेट होता है, वो अनसैचुरेशन की तरफ बढ़ेगा, अर्थात सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स हटते हैं, एटम्स हटते हैं। जैसे एक निर्जलीकरण की क्रिया हो गई, एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन हटता है, तो इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब किसी अल्काइल ब्रोमाइड को गर्म करते हैं तो इसमें से एक हैलाइड हटता है और एक हाइड्रोजन हटता है। इसी तरीके से एक डीहेलोजिनेशन रिएक्शंस होती है जिसमें से हैलोजन एटम्स हटते हैं। तो इस तरीके की ये 3 क्रियाएं, एक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डीहेलोजिनेशन, ये 3 क्रियाएं एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। फिर रीअरेंजमेंट क्रिया, इसमें क्या है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसमें ना तो एटम्स बढ़ते हैं ना घटते हैं, बल्कि जो एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ अरेंजमेंट चेंज हो गया। कैसे? NH4CNO को NH2CONH2 में, अर्थात इसी क्रिया को रीअरेंजमेंट अभिक्रिया कहते हैं। इसी के प्रकार इसके बाद एक थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन विस्थापन द्वारा उत्पन्न प्रभाव, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मॉलिक्यूल्स पर क्या पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और उस मॉलिक्यूल में कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होता है, जैसे Cl। तो क्या करता है ये Cl की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इसको अपनी ओर खींचता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो बिल्कुल सेंटर में ना रह करके ये मॉलिक्यूल ये जो दोनों एटम्स हैं इनके बिल्कुल सेंटर में ना रह करके ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पार्शियली इसकी ओर, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, उस तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाती है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है। एकल बंध युक्त कार्बनिक यौगिक में अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इस पर पार्शियल नेगेटिव आता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जब ये इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये सेकंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उतना नहीं खींच पाता, तो इसलिए इस पर जो आंशिक धनावेश होगा वो इस वाले से कम, और थर्ड पे और कम हो जाता है, और फोर्थ पे जाते जाते ये समाप्त हो जाता है। तो ये इंड्यूस्ड हो रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं। और ये प्रभाव चूंकि परमानेंट होता है क्योंकि ये विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। इसकी विशेषताएं आपको और भी हमने लिखा रखी हैं, और इसका जो मेन प्रभाव होता है वो अम्लों की अम्लता प्रभावित करती है, अम्लों की और क्षारों की क्षारकता प्रभावित करती है। इन दोनों को मैं समझा रहा हूँ। ये 2 प्रकार का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। जिस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है, अर्थात जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं CH3, C2H5, C3H7 सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये इनकी आई इफेक्ट का घटता हुआ क्रम लिखा है। माइनस आई इफेक्ट जिनकी जो परमाणु या परमाणु के समय इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो इस तरीके से इसमें माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले देखें हैं। अब यहाँ पर हम अम्लों की प्रबलता का क्रम बताते हैं। जैसे हमारे पास कोई ये अम्ल है RCOOH, ये जैसे हमारे पास H2SO4, HNO3, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, अकार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल होता है, यानी कोई भी अम्ल कार्बनिक तब होगा जब उसमें COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये कार्बोनिल और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये H, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की अधिक होने के कारण इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो इस पर नेगेटिव आता है, इस पर पॉजिटिव। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो फिर ये इधर से ले सकता है, लेकिन अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, हम ये मान रहे हैं क्योंकि ये तो सब में चेंज होगा, लेकिन ये सब में एक जैसा होगा। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो उसमें क्या होगा, जब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, इस पर पोलरिटी डेवलप हुई, उससे ये कार्बन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जबकि विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की अधिक है, फिर भी ये खींचेगा।
तो जब ये इधर को खींचेगा तो ये ऑक्सीजन इससे लेगा, तो इससे लेगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अधिक है, तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, H अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे जाएगा और H+ के रूप में अलग हो जाएगा। तो जो H+ देते हैं उसे एसिड कहते हैं और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। अब इसमें ये H+ का त्यागना ही अम्ल कहलाता है, और जो अम्ल जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो उतना ही एसिडिक होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि H+ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इस R पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये सिचुएशन तो सब में एक जैसी रहेगी। लेकिन अगर ये R+ I इफेक्ट शो करने वाला है, अर्थात ये खुद इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को R जब इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, यानी रिपेल करेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इधर से ले लेगा, इधर से नहीं लेगा। जब इधर से नहीं लेगा तो ये H उतनी तेजी से नहीं निकलेगा। अर्थात अगर ये R+ I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है तो ये H उतनी तेजी से नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो दुर्बल अम्ल होगा। और जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाली, रिपेल करने वाली प्रवृत्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे H की निकलने की जो गति है वो धीमी होगी, अर्थात उसकी अम्ल की प्रबलता कम होगी। इसका अपोजिट ले लें, अगर R ऐसा है कि -I इफेक्ट यानी और खींच रहा है अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन, तो जब इस तरफ को खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की और कमी होगी, तो ये उतनी ही तेजी से इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये उतनी तेजी से H+, अर्थात उतनी ही शीघ्रता से ये H+ निकलेगा। और ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे -I इफेक्ट बढ़ेगा H+ का निकलना बढ़ेगा, अर्थात जो अम्लों की प्रबलता है वो इस R पर डिपेंड करती है। अगर +I इफेक्ट है तो दुर्बल अम्लीय होगा, -I इफेक्ट है तो प्रबल अम्लीय होगा। जैसे यहाँ हमने समझाया है कि HCOH, CH3COH, C2H5COH, C3H7COH। H+I इफेक्ट नहीं शो करता, CH3 करता है, इसकी और ज़्यादा होती, इसकी और ज़्यादा होती। तो जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ रहा है H को छोड़ने की प्रवृत्ति घट रही है, इसलिए ये प्रबल अम्ल होगा और ये सबसे दुर्बल। इसी प्रकार से फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी कि इसके साथ में सीधे सीधे फ्लोरीन जुड़ा है। तो फ्लोरीन जुड़ा है तो वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि -I इफेक्ट फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सबसे ज़्यादा खींच लेगा। क्लोरीन का उससे कम होता है, ब्रोमीन का उससे कम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन वाला जो COH है ये बहुत तेज़ी से H निकलेगा, यहाँ उससे कम, और इस तरीके से इनकी सबसे प्रबल अम्लीय होगा और दुर्बल अम्लीय होगा। इसी प्रकार से नीचे भी समझाया है। Cl है, पहले ही कार्बन से जुड़ा है, ज़्यादा C को खींच, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच पाएगा, लेकिन ये दूरी बढ़ गई तो इंडक्टिव इफेक्ट लग गया, तो लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कम रहा, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट और कम हो जाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे जो -I इफेक्ट इस कार्बन से दूर होगा वैसे वैसे H को निकलने की प्रवृत्ति भी कम होगी, इसलिए ये प्रबल अम्ल होगा और ये दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से हम अमीनों की क्षारकता का विक्रम पढ़ेंगे। आप इनको समझ लीजिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। अब इसमें अमीनों के में भी यही है कि ये अमोनिया जो ग्रुप होती है, ये C2H5 CH3 का होल ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है और ये टर्शरी अमीन है और ये अमोनिया है। तो इसमें ये क्षारीय इसलिए होती है क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी है कि जो H+ को ग्रहण करे, तो H+ कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को ग्रहण करता है। प्रोटॉन को ग्रहण करता है, तो जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। और ये क्षारीय प्रवृत्ति, ये नाइट्रोजन तो सब में ही होगा और सब पे इलेक्ट्रॉन पेयर भी होगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, इस एल्काइल ग्रुप पे। तो यहाँ N की प्रवृत्ति, इन पे इलेक्ट्रॉन की एवेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो उतनी तेजी से H+ को ग्रहण करेगा। तो यहाँ दो तरीके से, मतलब दो तरफ से CH3+I इफेक्ट शो करता है, लेकिन दो लगे हैं, तो यहाँ एवेबिलिटी दो प्रकार से बढ़ जाएगी। तो दो प्रकार से बढ़ जाएगी, इसलिए सेकेंडरी अमीन सबसे अधिक क्षारीय होगा। यहाँ एक ही रह गया तो ये उसकी अपेक्षाकृत कम होगा, और यहाँ पर तीसरे पे और ज़्यादा। एक इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और +I इफेक्ट दोनों मिले जुले जो प्रभाव होता है, उस मिले जुले प्रभाव के कारण टर्शरी अमीन सबसे सेकेंडरी अमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होती है, प्राइमरी उससे कम और टर्शरी उससे कम और अमोनिया उससे कम। इसको हम, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो अगली टॉपिक में समझा देंगे डिटेल में। अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी हम देख लें। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऐसे मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें पाई बॉन्ड होता है, तो उसमें पोलर मीडियम की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर शिफ्ट कर जाता है, तो उसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
पोलर मीडियम जैसे H+Cl- हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट कर सकता है और इधर पाई इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा, तो इस पर पॉजिटिव, जिससे चला गया उस पर पॉजिटिव और जिस पर गया उस पर नेगेटिव, चूंकि इधर जा रहा है तो इस पर नेगेटिव और इस पर, तो इस तरीके का जो प्रभाव होता है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। लेकिन ये जो प्रभाव है टेम्परेरी होता है, जैसे ही इस पोलर मीडियम को हटाएंगे ये वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। इससे भी दो प्रकार का होता है, प्लस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। जिससे जा रहा है अर्थात ये प्लस ई इफेक्ट शो करेगा और ये माइनस ई इफेक्ट शो करेगा। इसी प्रकार से एक आता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में प्रतिकर्षण से पोलरिटी डेवलप होती है। कैसे? जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास फिनॉल है, फिनॉल में ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक लोन पेयर कहलाते हैं। अब ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की दिखाई है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग और उसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, ये मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाती है। इसी प्रकार से एक रिजोनेंस है, इसको हम उसमें पढ़ा चुके हैं। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, फिर ये इधर मूव कर गया, फिर ये इधर मूव किया, नई संरचना बन गई। तो इसी को बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होना, इसको बोलते हैं रिजोनेंस। और इसकी शर्तें वगैरह आपको बता चुके हैं, ये आप पढ़ लीजिए। इसमें कहीं कोई समस्या हो तो अगले उस पर टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, आप पूछ लीजिए।